Good morning students. Welcome to St. Wilfrid Law College online classes. I am Ankita Chaudhary. I'll teach you contract law. And last class में हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ना था, जो सेक्शन 31 से 44 आपका जो सेक्शन है वो सेल ऑफ गुड एक्ट का उसको डील करता है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो बेसिकली हमने पढ़ा था कि सेल ऑफ गुड्स में क्या होता है, कैसे सेल होती है, फॉर्मेशन कैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट का, क्या कंडीशंस और क्या वारंटीज होती हैं उसको फॉर्म करते टाइम जो फॉलो करनी होती हैं बायर को या सेलर को, जिसके लिए भी वो बनाई गई हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। आज हमारी बात आती है कि आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, वो परफॉर्म कैसे होता है बेसिकली। तो जब हम बात कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो दो पार्टीज होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, आपको हमने पढ़ा था कि दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज अ एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। तो इसमें दो पार्टीज होती हैं, हम जानते हैं, सेलर होता है और बायर आता है, ठीक है। जब आप बात करते हो कि परफॉर्मेंस कैसे होगी कॉन्ट्रैक्ट की, अब हम सेल्स की बात कर रहे हैं, गुड्स के सेल की बात कर रहे हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस कैसे होगी। उसमें अगर हम जनरली देखें तो क्या होगा, आप अगर मान लीजिए आप शॉप पे जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो आप उनको ऑर्डर देते हैं या फिर आप उन्हें बोलते हैं, फिर वो आपको वो गुड्स की डिलीवरी करते हैं, आप फिर उनको प्राइस जो है वो पे करते हैं। तो यही जो जनरली हम अपने रूटीन में करते हैं, वही सेम जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है उसमें भी वही जो रूटीन में आप करते हैं वही रूल फॉलो किया जाता है। उसमें जो सेलर है उसका क्या रोल होता है, सेलर का जो रोल होता है वो होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स। वो गुड्स को डिलीवर करेगा किसको, बायर को, ठीक है। अब जब सेलर, आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, सेलर आपको डिलीवरी कर रहा है गुड्स की, तो बायर क्या करेगा, सबसे पहले तो बायर उन गुड्स को एक्सेप्ट करेगा और फिर उसके बाद क्या करेगा, बायर जो गुड्स का डिसाइडेड प्राइस है उसको सेलर को पे करेगा। तो जो बेसिकली अगर जनरल टर्म्स में देखें तो आपका परफॉर्म कैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेलर डिलीवरी कर रहा है, बायर उस डिलीवरी को एक्सेप्ट कर रहा है, प्लस वो उसके लिए जो प्राइस है उसको पे कर रहा है। जब हमने डिलीवरी की बात करी थी, हमने जब डेफिनेशंस पढ़ी थी, तो आपने देखा था कि डेफिनेशंस की सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में आपकी डिलीवरी की डेफिनेशन दी हुई है कि डिलीवरी एक्चुअली में होती क्या है। अगर हम उसी डेफिनेशन को दोबारा से अगर रिकॉल करें तो डिलीवरी बेसिकली क्या होता है, डिलीवरी इज द वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, ठीक है। आप अपने वॉलंटरीली उसका ट्रांसफर कर रहे हो पोजेशन का। वॉलंटरीली यहाँ पे इसलिए लिखा गया है कि ऐसा तो नहीं है कि थेफ्ट से आपने पोजेशन का, मतलब यहाँ पे ये है जो सेलर है वो अपनी वॉलंटरीली बायर को उन गुड्स को डिलीवर करेगा और ये वॉलंटरीली उनको एक्सेप्ट करेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर हम बी को बोलते हैं कि बी बायर है, अब बी क्या करता है कि थेफ्ट करता है, गुड्स को चोरी करता है, तो ये सेल तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि एक तो यहाँ ट्रांसफर नहीं हो रहा पोजेशन का, वॉलंटरीली तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो अगर वो थेफ्ट से गुड्स को अपनी पोजेशन में ला रहा है तो वो सेल में कंसीडर नहीं किया जाता है। इसलिए जब डिलीवरी की बात करते हैं, उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि जो आप पोजेशन ट्रांसफर करोगे वो वॉलंटरीली करोगे, ठीक है। अब बात आती है कि डिलीवरी कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में डिलीवरी को 3 टाइप्स का बताया गया है कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिलीवरी। फर्स्ट इज एक्चुअल डिलीवरी, ठीक है। एक्चुअल डिलीवरी की बात करेंगे जब हम, तो एक्चुअल डिलीवरी में क्या होता है, एक्चुअल डिलीवरी में बेसिकली क्या होता है, फिजिकली आप चीज़ों को हैंड ओवर करते हो, ठीक है। मैं गई, मैंने कुछ खरीदा, मैंने मान लीजिए मैं शॉप पे जाती हूँ, मैंने वहाँ उनको बोला कि आप मुझे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का बेयर एक्ट दे दीजिए। मैंने जब उनको ये बोला तो वो मुझे जो बेयर एक्ट है उसको लाके और मुझे दे देते हैं। तो वहाँ वो गुड्स की कैसे डिलीवरी कर रहे हैं, वो फिजिकली उसको हैंड ओवर कर रहे हैं मुझे, ठीक है। जब वो मुझे फिजिकली उस गुड्स को हैंड ओवर करते हैं तो वो
उसे हम कहते हैं एक्चुअल डिलीवरी। ठीक है, अब बात आती है सिंबॉलिक डिलीवरी की। अगर इसी एक्चुअल डिलीवरी में हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, मान लो आप कार खरीदने जाते हो, ठीक है, कार खरीदने गए, आप कार खरीद के और घर पे लेके आ गए, वो हो गई आपकी एक्चुअल डिलीवरी। वहां पे आपको फिजिकली कार को हैंड ओवर कर दिया गया है। अब सिंबॉलिक डिलीवरी की बात आती है। सिंबॉलिक डिलीवरी में क्या होता है कि आपको जो गुड्स है वो फिजिकली हैंड ओवर नहीं कर रहा है सेलर, वो आपको एक ऐसा कोई चीज देता है, ऐसा कोई सिंबल देता है या फिर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स देता है जिससे ये पता चलता है कि जो गुड्स है उसकी डिलीवरी आपको वॉलंटरीली जो ट्रांसफर हो रहा है वो पोजेशन का हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसकी बात करते हैं कार की, जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया था कि कार हम गए और कार लेके आ गए, लेकिन मान लीजिए आप कार खरीदने जाते हैं और जो सेलर है वो क्या करता है, आपको कार नहीं देता है, आपको कार की की दे देता है कि ये आपकी की है और ये हमारी डील हो जाती है, मैं आपको कार का जो फिजिकली हैंडओवर है वो 1 वीक के बाद करूंगा, इसमें ये सब इंस्टॉलमेंट्स करने हैं या एडिशन करने हैं, जो भी एक्सेसरीज लगानी है उसके बाद मैं आपको कार कर दूंगा, लेकिन आपकी की मैं आपको अभी हैंडओवर कर देता हूँ। तो यहाँ पे फिजिकली एक्चुअली जो गुड्स हैं उनको डिलीवर नहीं किया जा रहा है, लेकिन आपको ऐसा कोई सिंबल दिया जा रहा है या फिर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है या कुछ भी मान लीजिए, जिससे ये जाहिर हो जाता है कि आपको पोजेशन मिल गई है गुड्स की। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप किसी सेलर के पास जाते हो, जो सेलर है मान लो आप फर्नीचर का ऑर्डर देते हो, ठीक है, फर्नीचर उसके वेयर हाउस में रखा हुआ है। अब आपने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, आपके बीच में अग्रीमेंट हो गया कि मैं आपका ये फर्नीचर खरीदूंगा। वो जो फर्नीचर है जो गोडाउन में है, तो सेलर क्या करता है, आपको गोडाउन की की दे देता है। वो फर्नीचर आपको नहीं डिलीवर कर रहा है, बट वो आपको की दे रहा है। जब वो को की दे रहा है तो वो आपको पोजेशन ट्रांसफर कर रहा है। ये होता है आपका सिंबॉलिक डिलीवरी। अब आपका जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा एक्चुअली गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ हमने पढ़ा कि कोई की या कोई डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हो रहा है। अब जब बात आती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि मान लो यहाँ पे जो गुड्स थे, मान लो आप गोडाउन वाली, जब हम फर्नीचर की बात कर रहे थे, तो हमने इसमें जब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि मान लो सेलर के गुड्स किसी के पास रखे हुए हैं, ठीक है, किसी वेयर हाउस में रखे हुए हैं, किसी थर्ड पर्सन के, ठीक है, उसका खुद का वेयर हाउस नहीं है, ठीक है, वो किसी के वेयर हाउस में रखे हुए हैं। बायर सेलर के साथ पास जाता है, अग्रीमेंट होता है सेल का। तो यहाँ पे जो सेलर है वो क्या करता है, जिसकी पोजीशन में गुड्स है, मान लो थर्ड पर्सन के वेयर हाउस में थे, उसको एक्नॉलेज कर देता है, ठीक है, उसको एक्नॉलेज कर देता है कि मैंने बायर को ये गुड्स जो है वो सेल कर दिए हैं। अब आप बायर के बिहाफ पे उन गुड्स को उस वेयर हाउस में रख लीजिए। ठीक है, ये जो यहाँ पे पर्सन, थर्ड पर्सन की हम बात करें, वो पहले सेलर के लिए एज ए एजेंट काम कर रहा है, फिर यहाँ पे जब वो एक्नॉलेज कर देता है तो वो जो थर्ड पर्सन है वो बायर के लिए एज ए एजेंट काम करने लग जाता है और बायर उसके लिए असेंट दे देता है। ठीक है, यहाँ पे बायर की असेंट बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पे जब आपने किसी थर्ड पर्सन को उसका रोल चेंज कर दिया, पहले वो सेलर के लिए काम कर रहा था, फिर आपने रोल चेंज करके उसको बायर का एजेंट बना दिया, तो ये आपकी जो कहलाती है वो कहलाती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, इसमें क्या होगा, मान लो सेलर ने क्या है, डिलीवरी ऑर्डर जो है वो दे दिया है किसको, जिसके पास गुड्स रखे हुए हैं, जिसके वेयर हाउस में रखे हुए हैं, उसको डिलीवरी ऑर्डर दे देता है, जिससे उसको एजेंट को पता चल जाता है कि ये गुड्स किसके लिए ट्रांसफर होने हैं। मान लो बायर ने खरीद लिए, उसका नेम मेंशन होता है और उसको पता चल जाता है कि मेरे को अब किसके बिहाफ पे काम करना है, बायर के। तो ये एक्नॉलेज वो किसको कर देता है, सेलर को, कि ठीक है मुझे डिलीवरी ऑर्डर मिल गया है, अब मैं ये गुड्स जो है वो बायर के बिहाफ पे अपने गोडाउन में रखूंगा, और बायर उसके लिए असेंट दे देता है। ये होता है आपका कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ये आपकी 3 तरीके की डिलीवरी है। अब हम पढ़ेंगे कि जब डिलीवरी होती है गुड्स की, ठीक है, 3 तरीके की हमने डिलीवरी पढ़ी है। तो जब डिलीवरी होती है, जब सेलर बायर को डिलीवरी कर रहा है, पोजेशन का ट्रांसफर कर रहा है, तो उस टाइम सेलर को क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है, आपके बेसिकली जो 31 से 44 सेक्शंस हैं
वो यही आपका जो है वो डील करते हैं, यही बताते हैं कि डिलीवरी करते टाइम क्या क्या सेलर को रूल्स फॉलो करने चाहिए। इसमें जो एक सेक्शन है 42, वो आपका बायर का एक्सेप्टेंस बताता है। हमने पहले ही स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया कि जब गुड्स की परफॉर्मेंस की बात आती है, जब सेल की परफॉर्मेंस की बात आती है, तो दो ही चीजें होती हैं, बायर डिलीवरी करता है, सेलर डिलीवरी करता है, और जो बायर है वो डिलीवरी को एक्सेप्ट करता है प्लस प्राइस का पेमेंट करता है। तो सबसे पहले हम सेलर के रिगार्डिंग में बात करेंगे कि सेलर जब डिलीवरी कर रहा है तो उसको क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले हम जो आपका पढ़ेंगे वो आपका सेक्शन 32 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम सेक्शन वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्शन 32 क्या कहता है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सेलर और बायर होता है, डिलीवरी वाला जो हमने पढ़ा था वो आपका सेक्शन 31 डील करता है। उसके बाद आता है आपका सेक्शन 32। आपका सेक्शन 32 कहता है कि जो डिलीवरी होती है और जो प्राइस का पेमेंट होता है जो बायर करता है, वो दोनों कॉन्करेंट कंडीशंस होती हैं। कॉन्करेंट कंडीशंस का क्या मतलब होता है कि सेलर अग्री होना चाहिए गुड्स की डिलीवरी करने के लिए। वो ये कहे, ये कंडीशन हो सकती है कि मैं आपको गुड्स की डिलीवरी तब करूंगा जब आप मेरे प्राइस का पेमेंट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी इसी की एक कॉन्करेंट कंडीशन हो सकती है कि बायर ये कहे कि मैं आपको प्राइस का पेमेंट तभी करूंगा जब आप मेरे को गुड्स की डिलीवरी कर दोगे। तो ये दोनों जो कंडीशन होती हैं डिलीवरी और पेमेंट की, वो कॉन्करेंट कंडीशंस होती हैं, वो एक दूसरे के साथ चलती है, ठीक है। तो ये जो हमारा रूल है वो हो गया रूल फर्स्ट, जिसपे आप ये कह रहे हो कि प्राइस और डिलीवरी दोनों कॉन्करेंट कंडीशंस है, दोनों साथ साथ चलेंगी। एक कंडीशन फुलफिल होगी तो दूसरी कंडीशन फुलफिल होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 आपका जो दिया हुआ है वो आपके सेक्शन 33 में दिया गया है। सेक्शन 33 क्या कह रहा है, हमने यहाँ पे पढ़ा कि डिलीवरी कितने टाइप्स की होती है। सेक्शन 33 भी आपका यही सेम चीज बताता है। वो कहता है जब आप गुड्स की डिलीवरी कर रहे हो, जब सेलर गुड्स की डिलीवरी कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअली में ही डिलीवरी करे, पोजेशन का ट्रांसफर वो एक्चुअली में करे, ये जरूरी नहीं है। ये सेक्शन आपका 33 कहता है। वो कहता है कि जो आपकी डिलीवरी है वो आपकी एक्चुअल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और सिंबॉलिक भी हो सकती है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिलीवरी इन मेथड से की जा सकती है। तो आपके रूल्स में भी ये लिख दिया गया है कि आप जो बायर है वो सेलर को बाउंड नहीं कर सकता कि आप एक्चुअली में डिलीवरी मुझे करो। इन तीनों मेथड में से कोई सा भी मेथड सेलर अडॉप्ट कर सकता है। दूसरा ये क्या होता है, ये सारी आपकी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस है उस पर डिपेंड करता है। आप किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर रहे हो अपना कॉन्ट्रैक्ट, उस पर भी डिपेंड करता है। दोनों म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड करते हैं कि डिलीवरी किस फॉर्म में होगी, ठीक है। अब हमारा रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 ये कहता है कि जब हम डिलीवरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो डिलीवरी में क्या है, हो सकता है कि गुड्स एक साथ डिलीवर ना किए जाएं। हो सकता है कि आपने टर्म्स एंड कंडीशंस में लिख दिया कि इतने गुड्स इतने टाइम में आ जाएं, इतने गुड्स इतने टाइम में आ जाएं। और अगर नहीं भी लिखा है तो उसकी सिचुएशन बताइए कि अगर आपकी टर्म्स में भी नहीं लिखा है और आपका जो गुड्स की डिलीवरी हो रही है, जो पोजेशन ट्रांसफर हो रही है, वो आपकी क्या हो रही है, पार्टली हो रही है, ठीक है, एक साथ पूरे गुड्स की डिलीवरी नहीं हो रही है। उसमें अब 2 केसेस हम पढ़ेंगे। जो फर्स्ट केस है उसमें क्या होता है, ठीक है, आप एग्जांपल लेते हैं। हम मान लीजिए एक शिप है, ठीक है, शिप बाहर से आ रहा है, शिप में कार्गो आ रहा है बायर का, ठीक है, बायर का कार्गो आया। अब जो शिप का कैप्टन है वो क्या करता है कि जो गुड्स आए हैं, जो कार्गो आया है बायर का, उनकी डिलीवरी करता है। वो क्या करता है, एक कंसाइनमेंट जो है वो उसको, मान लो हम 10 kg का एग्जांपल लेते हैं, वो क्या करता है 5 kg एक बार में भेजता है और 5 kg वो लोड करवा रहा होता है, 5 kg बायर के पास पहुंच गए होते हैं। तो ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट केस कहता है वो ये कहता है कि अगर आप पार्टली डिलीवरी कर रहे हो, लेकिन जो आपकी रेस्ट पार्ट डिलीवरी है, जो आपके गुड्स बच गए हैं, वो प्रोग्रेस में है डिलीवरी के, ठीक है, हाफ आपका हो गया है, हाफ आपकी प्रोग्रेस में है डिलीवरी के,
उस केस में जो डिलीवरी है वो होल मानी जाएगी, पूरी डिलीवरी मानी जाएगी, फुल डिलीवरी मानी जाएगी। ठीक है। अब जो दूसरा केस है उसमें ये मान लो यही एग्जांपल हम दोबारा करें शिप वाला। इसमें क्या होता है 5 kg जो है वो कैप्टन ने भेज दिए, बायर के पास पहुंच गए। अब ये जो कैप्टन है इसको मान लो सेलर से कोई इंस्ट्रक्शन मिलते हैं या ये क्या करता है, जो 5 kg जो रिमेनिंग 5 kg हैं उनको सीवियर करना चाहता है रेस्ट से जो पहुंच गए हैं। वो ये कहता है कि 5 को ये डिलीवर नहीं करेगा। तो इस केस में क्या है, जब डिलीवरी प्रोग्रेस में है बाकी गुड्स की, जो रिमेनिंग गुड्स हैं अगर उनकी डिलीवरी प्रोग्रेस में है, वो हो रही है, तो वो जो डिलीवरी है वो होल मानी जाएगी। और अगर आपका जो इंटेंशन है वो इंटेंशन उनको सीवियर करने का है, उनको अलग करने का है दोनों गुड्स को, तो वो आपकी पार्ट डिलीवरी मानी जाएगी। ये आपका जो डिलीवरी का है वो रूल 3 है जो आपके सेक्शन 34 में दिया गया है। ठीक है। अब आपका सेक्शन 35 क्या कहता है, हमने पढ़ा कि सेलर डिलीवरी करेगा, बायर एक्सेप्ट करेगा। तो क्या जरूरी है कि बायर जो है वो डिलीवरी के लिए अप्लाई करे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ये भी आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट की, जो फॉर्म होती है टर्म्स एंड कंडीशंस, उस पर डिपेंड करता है। सेलर अगर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन में ये लिख दिया गया कि जो डिलीवरी है वो बायर को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बायर सेलर को ये अप्लाई नहीं करेगा कि ठीक है इस टाइम पे आप डिलीवरी कर दीजिए, तो सेलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रीजनेबल टाइम में जो गुड्स हैं उनको बायर को डिलीवर कर दे। लेकिन अगर टर्म्स एंड कंडीशंस में आपके ये लिख दिया गया कि बायर को अप्लाई करना है, तो सेलर तब तक डिलीवरी नहीं करेगा जब तक बायर डिलीवरी के लिए अप्लाई नहीं करता है। तो जनरली क्या है, सेलर रीजनेबल टाइम में डिलीवर कर देता है, लेकिन आपने टर्म्स एंड कंडीशन में लिख दिया कि अगर बायर को अप्लाई करना है डिलीवरी के लिए, तो जब बायर अप्लाई करेगा तभी सेलर बाउंड है डिलीवरी करने के लिए, अदरवाइज वो बाउंड नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया आपका रूल 4। ठीक है, अब बात करते हैं हम आपके रूल 5 की। रूल 5 आपका क्या कहता है? रूल 5 आपका कहता है कि प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगा। ठीक है, सेक्शन 36 का जो सबसेक्शन 1 है वो प्लेस ऑफ डिलीवरी को बताता है। प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होता है? जब आप दुकान पे अगर कुछ खरीदने गए हो तो क्या होगा प्लेस ऑफ डिलीवरी, जहाँ पे गुड्स आपको डिलीवर किए जा रहे हैं, जहाँ आपको पोजेशन दी जा रही है। तो जहाँ पे आप गए हो, दुकान पे गए हो, वहां से खरीदा है, तो प्लेस ऑफ डिलीवरी वो शॉप ही हो जाएगी जहाँ से आप गुड्स खरीद रहे हो। लेकिन इसमें हम 4 केसेस पढ़ेंगे कि प्लेस ऑफ डिलीवरी इन डिफरेंट सिचुएशंस में क्या हो सकता है। फर्स्ट जो आपका बहुत ही जनरल सा है, आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया, आपने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम किया उसमें लिख दिया कि जो गुड्स हैं आपके इस प्लेस पे डिलीवर होंगे। मान लो बायर ने एड्रेस दे दिया कि आप जो गुड्स हैं आप इस एड्रेस पे भिजवा दो। मान लो मैं एड्रेस दे देती हूँ, मैं कुछ खरीदती हूँ, मान लो अमेज़न से कुछ खरीदती हूँ, मैं एड्रेस दे दूंगी कि जो गुड्स हैं वो सेंट विल्फ्रेड कॉलेज में आने चाहिए, तो उसकी डिलीवरी क्या हो रही है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया, मैंने पहले से ही उनको बता दिया कि आप इस प्लेस पे डिलीवरी करोगे। वो तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया है तो उस प्लेस पे डिलीवरी होगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेल की। ठीक है, सेल क्या होता है? सेल वही होता है जो कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी मतलब फॉर्म हो चुका है कि गुड्स आइडेंटिफाई है। मान लो मैं शॉप पे जा रही हूँ, मैं ये मार्कर खरीद रही हूँ, मुझे मार्कर मिल रहा है, तो वो जो जहाँ पे सेल हो रही है गुड्स की, मैंने जहाँ से मार्कर खरीदा, जहाँ पे सेल हुई है इस मार्कर की, वो जो प्लेस है वो प्लेस आपका डिलीवरी का प्लेस हो जाएगा। ठीक है, जिस प्लेस से मैं गुड्स को बाय कर रही हूँ, जिस प्लेस पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है सेल का, वो प्लेस हमारा डिलीवरी प्लेस हो जाता है सेल के केस में। अब बात आती है अग्रीमेंट टू सेल की। जब अग्रीमेंट टू सेल की बात होती है तो ये एक तरीके से ये होता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्यूचर में बनेगा। ठीक है, फ्यूचर में आपका ये सेल में कन्वर्ट होगा। आप फ्यूचर में गुड्स को बाय करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो फ्यूचर में उन गुड्स को जहाँ पे भी बेचा जाएगा, जहाँ पे भी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जहाँ पे भी वो गुड्स है फ्यूचर में, वो ही प्लेस उसका डिलीवरी प्लेस माना जाएगा। मान लो मैं किसी को फोन पे ऑर्डर देती हूँ,
ठीक है। मैं किसी भी, मान लो कोई भी शॉपकीपर है, उसको फोन पे ऑर्डर देती हूँ कि आप मेरे लिए, मैं पिक्चर भेज देती हूँ कि आप मेरे लिए ये चेयर है वो बना दीजिए। ठीक है, मैंने अग्रीमेंट टू सेल कर दिया, उसको फ्यूचर के लिए कर दिया कि आप मेरे लिए, मेरे को 15 दिन बाद ये चाहिएगी तो आप ये बना दीजिएगा। अब 15 दिन बाद वो जो अग्रीमेंट टू सेल है वो जहाँ इन्फोर्स होगा, जिस प्लेस पे, मान लो वो अपने किसी फैक्ट्री में है जहाँ वो मैन्युफैक्चर करता है चेयर्स को, मैं वहाँ जाती हूँ और वहाँ से उस चेयर को लेती हूँ, तो वो जो प्लेस है जहाँ पे वो अग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर में हो रहा है, पूरा इन्फोर्स हो रहा है, वो जो प्लेस होता है वो डिलीवरी प्लेस माना जाता है। फ्यूचर के गुड्स के जो फ्यूचर गुड्स का जो केस है वो भी सेम ही होता है। फ्यूचर में जहाँ भी गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे या प्रोड्यूस होंगे वही प्लेस उसका डिलीवरी प्लेस माना जाएगा। ये आपका प्लेस ऑफ डिलीवरी होता है, सेक्शन 36 के सबसेक्शन 1 में बताया गया है। अब बात आती है कि हमने सब कुछ कर लिया, हमने पेमेंट का मेथड डिसाइड कर लिया, डिलीवरी का हो गया, डिलीवरी किस तरीके से हो सकती है, ये भी अगर पार्ट डिलीवरी हो रही है तो उसके क्या प्रोविजंस हैं, बायर को अप्लाई करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, फिर किस प्लेस पे डिलीवरी होगी। अब बात आती है कि टाइम क्या होगा डिलीवरी का। ठीक है, टाइम की अगर बात करें तो टाइम का जो प्रोविजन है आपका वो सेक्शन 36 सबसेक्शन 2 और 4 में दिया गया है। टाइम के लिए उसमें ये कहा गया है कि या तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो टाइम है उसको फिक्स कर लीजिए। ठीक है, मान लो मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि मैं जो गुड्स हैं उनकी डिलीवरी संडे को 12 बजे अपने ऑफिस पे लूंगी। आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया डिलीवरी उसी जगह पे उसी टाइम पे होनी चाहिए। आपके कॉन्ट्रैक्ट के अगर इन टर्म्स का वायलेशन होता है तो उसके अलग प्रोविजंस होते हैं। आपने अगर लिख दिया है तो वो जो टाइम है वो फिक्स हो गया है और उसी टाइम पे उन गुड्स की डिलीवरी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में टाइम को फिक्स नहीं करते हो, टाइम अगर आप फिक्स नहीं करते हो तो ये माना जाता है कि जो आप डिलीवरी है वो रीजनेबल टाइम में करोगे, दूसरा रीजनेबल आवर में करोगे। अब रीजनेबल टाइम और रीजनेबल आवर जो होता है वो क्या होता है, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का क्या मतलब है, आपके गुड्स का क्या नेचर है उस पर डिपेंड करता है। मान लो आप किसी को ऑर्डर देते हो मिल्क के लिए, आप कहते हो कि मुझे 10 kg मिल्क चाहिए, आपके घर में कोई फंक्शन है, ठीक है, आपने टाइम नहीं बताया, आप मिल्क के लिए ऑर्डर करते हो, तो जो ये गुड्स का नेचर है वो पेरिशेबल नेचर का है। तो ऑब्वियस ही बात है कि वो गुड्स का नेचर पेरिशेबल है तो वो रीजनेबल टाइम, उसका जितने टाइम में वो खराब हो सकता है उससे पहले पहले उसकी डिलीवरी करनी होगी। और जब रीजनेबल आवर की बात आती है, जब हम ऑफिशियली बात करते हैं किन्हीं चीज़ों की, तो जो रीजनेबल आवर है वो बेसिकली बिजनेस आवर्स माने जाते हैं। आपका बिजनेस किन आवर्स में रन कर रहा है, उन बिजनेस आवर्स में आपके गुड्स की डिलीवरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ऑड आवर में डिलीवरी करोगे। ऑड आवर मतलब मान लो मेरा जो ऑफिस है वो खुलता है सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक, अब रात के 12 बजे लेके आ रहे हो फर्नीचर को, तो वो ऑड आवर माना जाएगा। आप रीजनेबल आवर में करोगे और रीजनेबल टाइम में गुड्स की डिलीवरी करोगे। ठीक है, अब आपका जो रूल है वो आता है, 7th रूल आता है आपका। 6 रूल हम पढ़ चुके हैं, 7th रूल आपका क्या कहता है, ये भी आपके सेक्शन 36 सबसेक्शन 3 में दिया गया है। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी पढ़ी थी, क्या होती है, ये सेम वही प्रोविजन है। इस प्रोविजन में क्या कहा गया है, पोजेशन ऑफ अ थर्ड पार्टी, पोजेशन ऑफ अ थर्ड पार्टी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में भी ये था, पोजेशन आपकी किसी थर्ड पार्टी के पास थी। तो ये रूल बताया गया है 36 के सबसेक्शन 3 में, आपको ये बता दिया गया है कि अगर पोजेशन थर्ड पार्टी के पास है तो उस केस में गुड्स की डिलीवरी क्या होगी। सेम यही प्रोविजन जो हमने कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में पढ़े थे वो आपके इस रूल में अप्लाई होंगे। अगर किसी थर्ड पार्टी के पास गुड्स की डिलीवरी है तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप ये करते हो कि जो थर्ड पार्टी है उसको सेलर बता देगा कि गुड्स को मैंने बी को सेल कर दिया है। ठीक है, आप अभी तक मेरे बिहाफ पे गुड्स को होल्ड कर रहे थे, अब आपका जो ओनर है वो बायर मतलब बी है जिसको मैंने गुड्स सेल किया है, तो अब आप बी के बिहाफ पे गुड्स को होल्ड कर लीजिए। ठीक है,
वो उसको ये एक्नॉलेज कर देता है कि ठीक है मैं ऐसा कर लूँगा, मैं बायर के बिहाफ पे गुड्स को अपने गोडाउन में होल्ड कर लूँगा, और जो बायर है वो भी इसके लिए असेंट दे देता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी जब थर्ड पर्सन के पास है पोजीशन, उस केस में डिलीवरी कैसे की जाती है। ठीक है, अब आपका जो रूल आता है वो रूल आता है आपका 8th रूल। एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी किसको बेयर करने होते हैं, कौन करेगा? जनरल सी टर्म है। अगर आपने किसी से गुड्स खरीदे हैं, मैंने ऑर्डर किया फर्नीचर को, तो अगर फर्नीचर मेरे घर पे आ रहा है, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो मैं फर्नीचर के लिए पे नहीं करूँगी, मैंने ऑलरेडी फर्नीचर का प्राइस पे कर दिया है। तो उस केस में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डिलीवरी को, मतलब गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं वो सब किसको बियर करने होते हैं? सेलर को बियर करने होते हैं। ठीक है, बहुत कम एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो हम फर्दर रूल्स में पढ़ेंगे, वो भी आपका एक अलग से रूल बताया गया है। लेकिन जनरल अगर हम रूल्स की बात करें तो जनरल रूल यही होता है कि जो भी एक्सपेंसेस इंसिडेंटल होते हैं गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए, उनको सेलर ही बियर करता है। ये आपका रूल नंबर 8 है। अब आपका जो रूल नंबर 9 है वो क्या है? रूल नंबर 9 आपका कहता है कि मान लो बायर ने गुड्स का ऑर्डर दिया, ठीक है, उसने बोला कि 10 kg मेरे पास ये सामान आना चाहिए और इस क्वालिटी का आना चाहिए। ठीक है, उसने क्वांटिटी भी बता दी, उसने क्वालिटी भी बता दी, लेकिन ये जो आपका सेक्शन है वो 37 है, उसमें यही बताया गया है कि लेकिन क्या होता है, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी डिसाइडेड है, लेकिन क्या होता है, या तो गुड्स रॉन्ग क्वालिटी के आते हैं, डिफरेंट क्वालिटी के आते हैं, या फिर गुड्स रॉन्ग क्वांटिटी के या डिफरेंट क्वांटिटी के आते हैं। अगर गुड्स आपने जो टर्म्स डिसाइड की थी उन क्वालिटी उन क्वांटिटी के बेसिस पे नहीं आ रहे हैं, तो बायर के पास 2 ऑप्शन होते हैं। बायर या तो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, होल गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, या फिर वो होल गुड्स को एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर वो गुड्स को एक्सेप्ट करेगा, मान लो कि 10 kg का बोला था, 8 kg आए, ठीक है, और जो क्वालिटी बताई थी उस क्वालिटी के नहीं आए, तो अगर वो जो गुड्स आ रहे हैं जिस भी क्वांटिटी या क्वालिटी में आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर लेता है, तो उन गुड्स का जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल प्राइस है वो उसको पे करना होगा। ठीक है, और अगर वो उन गुड्स को रिजेक्ट करता है, तो रिजेक्ट करने की केस में बायर, पहली बात तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो रिजेक्ट कर सकता है गुड्स को, वो नहीं एक्सेप्ट करे, पोजेशन उसके पास आ गई है। लेकिन इसमें क्या एक रूल होता है, इसमें एक रूल होता है, पोजेशन उसके पास आ भी गई है तो भी उसके पास ये राइट होता है कि वो उन गुड्स को रिटर्न करने के लिए बाउंड नहीं होता है। सेलर उसको ये बाउंड नहीं कर सकता कि अगर आप गुड्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आप गुड्स को रिटर्न कर दो। बायर इस केस में बाउंड नहीं होगा गुड्स को रिटर्न करने के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकता है। ये उसका राइट जो है वो आपके सेक्शन 37 में बताया गया है। अब इस जो ये वाला जो हमारा क्वालिटी और क्वांटिटी का जो भी प्रोविजन है उसका एक केस है, आपका केस लॉ है विलास उद्योग लिमिटेड वर्सेस प्राग वनस्पति। इस केस में आप लोग का जो डिसीजन आया था उसमें ये डिसीजन आया था कि यहाँ पे जब रॉन्ग क्वांटिटी के या क्वालिटी के गुड सेलर डिलीवर कर देता है तो उस केस में क्या है कि सेलर के पास ये ऑप्शन होता है, राइट होता है कि वो बायर को दोबारा से ऑप्शन दे कि मैं आप ये डिलीवरी रहने दीजिए, मैं आपको दोबारा से जो आपने बोला था उसी क्वांटिटी क्वालिटी में गुड्स को डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, ये सेलर को आपके इस केस में राइट दे दिया गया। अब इसमें लेकिन फिर इस केस में ये हुआ कि अगर सेलर ऐसा कोई ऑप्शन बायर को देता है उस केस में बायर बाउंड नहीं होगा कि वो उसके उस ऑफर को एक्सेप्ट करे या नहीं करे। अगर वो ऑफर करता है, बायर का है कि वो उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, ये हम अपना परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत सारे रूल्स हैं डिलीवरी के, हमने अभी तक 9 रूल्स पढ़े हैं, इसके अलावा हमें अभी 3 रूल्स और पढ़ने हैं।
जिसमें हम 3 रूल्स डिलीवरी के पढ़ेंगे कि डिलीवरी में और कौन कौन से रूल्स हो सकते हैं। मान लो आप किसी करियर को या वारफिंगर को या वेयर हाउस कीपर को गुड्स की डिलीवरी करते हो तो वो डिलीवरी बायर को मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। दूसरा ये भी केस हो सकता है कि क्या डिलीवरी इंस्टॉलमेंट्स में हो सकती है कि नहीं हो सकती है। जैसे पेमेंट इंस्टॉलमेंट में बात करते हैं हम, तो डिलीवरी भी इंस्टॉलमेंट में हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये फर्दर आपके 3 या 4 रूल्स और हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज हमने 9 रूल्स पढ़े हैं। आप ये सेक्शंस को सारे को एक बार अपने बेयर एक्ट से पढ़ लीजिएगा। बाकी फिर उसके बाद हम बायर का भी रूल पढ़ेंगे कि वो किन किन मेथड से एक्सेप्टेंस अपनी दे सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।